हेलो। मेरा नाम डॉक्टर अवनीत गुप्ता है और मैं यहाँ रेजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में एज एसोसिएट डायरेक्टर वर्क करता हूँ। आज का जो फेसबुक लाइव का टॉपिक है वो है CAT इन यंग एंड हाउ टू प्रिवेंट द अनएक्सपेक्टेड। सो बेसिकली मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि हम सभी लोग आजकल देख रहे हैं कि यंग हार्ट अटैक्स और यंग MIs काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है या जो हार्ट अटैक्स हैं उनसे होने वाली डेथ्स में जो एडल्ट या जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनमें तो खासी गिरावट देखने को सामने आई है। लेकिन जो यंग पॉपुलेशन है, जो यंग हार्ट अटैक्स हैं, वो पिछले 2-3 डिकेड्स में पिछले काफ़ी समय से तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और यही सेम ट्रेंड हमारे देश में भी दिख रहा है। जो हमारे देश के युवा हैं उनमें हम सभी ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि जो अर्ली ऑनसेट कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है और जो यंग एज में हार्ट अटैक्स हैं, इनका प्रेवलेंस पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम इसको इस गलत ट्रेंड को रोक सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, कैसे हम सही समय पर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और यदि किसी को ये सब होता है या कोई कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का पेशेंट है तो उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ रोचक या कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा इससे रिलेटेड। तो अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में जो यंग हार्ट अटैक्स हैं उनका प्रेवलेंस जो पूरे पॉपुलेशन के कंपैरिजन में देखा जाए तो करीब 10 to 15% होता है। यानी कि जितने लोगों को हार्ट अटैक होते हैं उनमें से करीब 10 से 15% लोग यंग लोगों को प्रभावित करते हैं। किसको हम यंग CAD कहते हैं, किसे हम प्रीमेच्योर CAD कहते हैं? तो मोटे तौर पर अगर हम एज कट ऑफ्स की बात करें तो कोई भी इंसान जिसकी की उम्र 65 ईयर्स से कम है फीमेल्स के लिए और 55 ईयर्स से कम है मेल्स के लिए या पुरुषों के लिए, उनको यदि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज डायग्नोस होता है तो ये प्रीमेच्योर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की डेफिनेशन में आता है। दूसरी तरफ यदि किसी की उम्र 45 ईयर्स या उससे कम है और उन्हें यदि हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉकेजेस की समस्या डायग्नोस होती है तो ये यंग कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में आता है। अगर हम इंडिया की बात करें, अपने देश की बात करें तो हमारे देश में करीब 50% हार्ट अटैक्स जो होते हैं वो 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों में होते हैं। और ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोग आगे आने वाले मिनटों में डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज़ है कि जो यंग लोगों को जो हार्ट अटैक्स होते हैं उनकी जो प्रोग्नोसिस है, यानी कि उनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस या उनसे होने वाली जो मृत्यु दर हैं, जो मॉर्टलिटी रेट्स हैं, वो भी कहीं अधिक रहती हैं। और अगर हम फैक्ट्स की या डेटा की बात करें तो एक बार हार्ट अटैक होने के बाद 1/3 लोगों को दोबारा हार्ट अटैक भी हो जाता है, और उनमें से अगेन जिनको दोबारा हार्ट अटैक होता है फिर से 1/3 लोगों को दोबारा हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो ये समझने की बात है कि एक बार आपको हार्ट अटैक होने से आप उसका ट्रीटमेंट भी करा लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो उसके पीछे का जो रिस्क है वो बना रहता है। और यही आवश्यकता है हमें इस बीमारी के पीछे के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको समझने की और शायद इसे अच्छी तरह से ट्रीट करने की या कंट्रोल में रखने की। नेक्स्ट हम थोड़ा सा ये भी हमें जानना जरूरी है कि जो यंग लोगों को जो हार्ट अटैक्स या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो रही है उनके पीछे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तो कुछ 5-6 रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मैंने नोट डाउन किए हुए हैं और मैं एक एक करके उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो मुझे लगता है वो है हमारी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, या जिसे कि हम कह सकते हैं कि मल्टीटास्किंग अप्रोच, कैजुअलनेस, जिसमें कि हम अपनी सारी चीज़ें इग्नोर करके सिर्फ इधर उधर की चीज़ों में लगे रहते हैं। हमारा कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं रहता है डाइट का, स्लीप का। हम एक साथ अपने दिमाग में मल्टीपल चीज़ें सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, स्ट्रेस से हमेशा लदे हुए रहते हैं, और कहीं ना कहीं इन सब के पीछे अपनी जो हेल्थ है, जो हमारी कार्डिक हेल्थ, जो फिटनेस होनी चाहिए, हम कहीं ना कहीं उसे इग्नोर कर रहे हैं। और ये बात हमारे जो देश के युवा हैं, हमारे आसपास के जो शहर हैं उनमें जो युवा वर्ग के जो लोग हैं उनमें खासी देखने को मिल रही है। तो इस पे हमें थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। हमें एक जो हेल्दी लाइफ स्टाइल जो हमारे बुजुर्ग लोग फॉलो किया करते थे, सुबह नियम से उठना, समय से सो जाना, टाइम से खान पान करना, एक बार में एक ही काम करना, स्ट्रेस बहुत अधिक नहीं लेना, और जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं खान पान से रिलेटेड या कोई एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल से रिलेटेड, उनसे दूर रहना। तो बेसिकली हमें अपनी लाइफ स्टाइल सबसे अच्छी तरह से हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग एंड टोबैको कंजम्पशन।
अनफॉर्चुनेटली हमारी सिटी जो कानपुर है, यहाँ पर बहुत रैम्पेंट है टोबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग के फॉर्म में भी और तंबाकू पान मसाला के फॉर्म में भी। तो कहीं ना कहीं ये वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस आपके ब्लड में जाते हैं जब आपके ब्लड में टोबैको का एक्सपोजर होता है, और ये आपकी जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं उनको नैरो कर देते हैं, उनके अंदर ब्लॉकेजेस बनने की संभावना को बढ़ा देते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है अर्ली हार्ट अटैक्स के साथ। तो इससे हमें बचना है जहाँ तक हो सकता है, इससे हमें दूर रहना है। एक्टिव स्मोकिंग के साथ साथ जो पैसिव स्मोकिंग, यानी कि जो आपकी ऑफिस में, वर्क स्पेस में, आपके फैमिली में अगर कोई रिलेटिव्स हैं, अगर वो भी स्मोक का एक्सपोजर है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। तो प्लीज़ इससे दूर रहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, जिसको कि हम मिला के डायबिसिटी भी कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो यंग पीढ़ी है उसमें बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ जंक फूड्स एंड बिकॉज ऑफ इंडियन टिपिकल जीनोटाइप, आई थिंक जो डायबिटीज़ का प्रिवलेंस है, जो शुगर्स बढ़े होने का प्रिवलेंस है, वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है। और साथ में इन लोगों का जो BMI है, जो बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, वो भी बढ़ा रहता है, जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो बढ़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं ये एक अनहेल्दी मेटाबॉलिक माइल्यू डेवलप कर देता है, जो कि प्री मैच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस और बहुत तेजी से बढ़ने वाली एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बनता है। और ऐसे पेशेंट्स में कई बार जब हम लोग कॉर्नरी एंजियोग्राम करते हैं तो पता चलता है कि मल्टीपल जगह ब्लॉक्स हैं, एक से ज़्यादा जगह ब्लॉक्स आते हैं, और कई बार उसमें फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट इंटरवेंशन या इवन बाईपास की ज़रूरत रहती है। तो ऐसे में यदि किसी को फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, या आपके रिलेटिव्स में किसी को यंग ऑनसेट डायबिटीज़ है, तो प्लीज़ आपको भी अपने शुगर्स और अपना डाइट रेगुलरली कंट्रोल में रखना चाहिए, मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। चौथा रिस्क फैक्टर्स मैं कहूँगा कि बैड नंबर्स, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, जो बैड वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ब्लड प्रेशर और अपना BMI। तो इन 3 नंबर्स को हमें कंट्रोल में रखना है। यदि किसी को ये नंबर्स बिगड़े हुए हैं, यानी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या किसी के लिपिड्स एबनॉर्मल हैं, तो प्लीज़ उनको इग्नोर मत करिए, इनको सीरियसली लीजिए, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए और रेगुलर फॉलोअप में रहिए अपने डॉक्टर के साथ। देखिए, जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की जो शुरुआत होती है वो 30-40 ईयर्स से हो जाती है, और बाद में जब आपको कोई उसका इवेंट हो जाता है, कोई कॉर्नरी इवेंट डेवलप हो जाता है, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। तो इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अगर आप इन रिस्क फैक्टर्स को टाइम से कंट्रोल में रखेंगे तो शायद ये कॉर्नरी ब्लॉकेजेस के लिए आगे कारण नहीं बनेंगे, और आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हुए आगे रह सकते हैं। पांचवा एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है लैक ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक इस तरह का रिस्क फैक्टर है जिसे शायद किसी लैब टेस्ट से मेजर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, हर किसी के दिमाग में थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होता ही है। लेकिन प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब ये स्ट्रेस बियॉन्ड द सर्टेन हेल्दी कट ऑफ लिमिट के ऊपर चला जाता है, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाता है। हमारी बॉडी में दोनों तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक स्ट्रेस को बढ़ाने के और स्ट्रेस को कम करने के। तो जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में स्ट्रेस आउट रहते हैं या हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और ये जो कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर की जो लेयर है, जिसको कि हम एंडोथेलियम कहते हैं, उसके डिस्फंक्शन के लिए ये कारण बनते हैं। और कहीं ना कहीं एंडोथेलियल डिस्फंक्शन के साथ वहाँ पर छोटे छोटे माइन्यूट अल्सर्स बन जाते हैं, जो कि प्लाक्स के बाद में रप्चर करके हार्ट अटैक को इन्वाइट करते हैं। तो हमें स्ट्रेस बैलेंस करना चाहिए, हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट लर्न करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ करके, मेडिटेशन करके, अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाकर, मल्टीटास्किंग से बचकर, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली और डॉक्टर्स की हेल्प लेकर हम काफ़ी हद तक स्ट्रेस को कंट्रोल में कर सकते हैं। फाइनली एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि मैं कहता हूँ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। देखिए, अपना देश जो है, यहाँ पर कम्युनिकेबल बीमारियाँ बहुत अधिक होती हैं, जिसमें कि इन्फेक्शंस हैं दुनिया भर के, वायरल इन्फेक्शंस हैं, TB का इन्फेक्शन है, और भी बहुत सारे क्रोनिक इन्फेक्शंस हैं। हर 1-2 साल में 2-3 नए वायरसेस या बैक्टीरिया हमारी लिस्ट में जुड़ते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है, और आई थिंक बहुत सारा डेटा भी है इस पर, कि जो इंडिया में जो या अपने भारतवर्ष में जो यंग कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, उसके पीछे इन इन्फेक्शंस का भी कुछ रोल है। और कोविड पीरियड में हमने देखा था कि कुछ थ्रोम्बोटिक इवेंट्स बढ़े थे, और यंग MI के जो घटनाएं थी उसके बाद बढ़े थे। बहुत सारे डिफरेंट साइट्स पे ब्लड के क्लॉट्स बनने के फिनोमेना बढ़े थे। तो बहुत सारे और भी अदर वायरसेस और बैक्टीरिया हैं जो कि कहीं ना कहीं कुछ एसोसिएशन उनका अलग अलग स्टडीज़ में दिखाया गया है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के साथ। तो मुझे लगता है कि यंग कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के पीछे एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ये भी है। एंड फाइनली अगर हम बात करें तो किसी की फैमिली में अगर कोई हिस्ट्री है यंग ऑनसेट कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की,
और जो जीन्स उनको पेरेंट्स से इनहेरिट हो रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मॉडिफाई करते हैं इस डिज़ीज़ के ऑनसेट को। और इंडियन जीनोटाइप जो हमारा एक जेनेटिक वर्कअप है जो कि हमें अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट हम करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो ब्लड माइल्यू है उसमें अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल यानी कि स्मॉल डेंस एलडीएल ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है, और जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसकी मात्रा को कम करता है। तो ये कुछ आई थिंक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि, और स्टडीज़ में भी काफ़ी कुछ प्रूव हुआ है कि जो इंडिया में जो यंग कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ है, जो यंग हार्ट अटैक्स हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम हमारे आसपास कोई इस तरह के लोग हैं जिनको कि हमें लगता है कि इनको कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ हो सकती है या होने की संभावना है, तो हमें क्या करके उनको ये पता कर सकते हैं कि इनको कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ तो नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है सिम्टम्स। देखिए, जो कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं ये बहुत सारे लोगों को पता रहते हैं। आजकल इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में और डिफरेंट तरह से इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं। तो जो सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली इनिशियल स्टेजेस में एक्सरसाइज से स्टार्ट होते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि किसी को तेज़ चलने पर, सीढ़ियाँ चढ़ने पर, या कहीं मान लीजिए ट्रेन पकड़ने के लिए उसको रन करना पड़ा, दौड़ना पड़ा, या फ्लाइट पकड़ने के लिए रन करना पड़ा, तो उनको छाती के बीचों बीच हिस्से में, गले में, नीचे वाले जबड़े में, कंधों में, छाती में भारीपन सा हो सकता है, कुछ खिंचाव हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर कुछ वजन सा रखा हुआ है, भारीपन हो रहा है। इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, पसीना, या आंखों के सामने अंधेरा। और ये सिम्टम्स क्लासिकली एक्टिविटीज से एग्रेवेट होते हैं और रेस्ट करने से सबसाइड हो जाते हैं। तो जब भी इस तरह के सिम्टम्स कोई नोटिस करता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग साइन है जिसमें कि आपको बिना देर किए अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए और इसका फर्दर चेकअप कराना चाहिए। दूसरा, किसी की जो लाइफ स्टाइल है उसमें वो कोई काम, सपोज 2 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स तक डेली चढ़ पा रहे थे, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से एक फ्लाइट चढ़ने में भी सांस फूलने लगी, यानी कि न्यू ऑनसेट सिम्टम्स, या जो एफर्ट टॉलरेंस थी उसमें कुछ गिरावट आ गई, उसमें कुछ चेंज हो गया। तो ये सिम्टम्स भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं और इन्हें भी हमें इग्नोर नहीं करना है, इसके लिए फर्दर वर्कअप कराना है। फाइनली, एक बहुत क्लासिकल सिम्टम होता है जिसमें कि यहाँ लगता है कि सीने के बीचों बीच हिस्से में गैस फंस गई है, या ऐसा है कि अपसेट हो गया, एब्डोमिनल अपसेट हो गया, और जो एसिडिटी है या भारीपन है वो इतना ज़्यादा है कि वो नॉर्मल जो एंटासिड्स होते हैं उनको लेने से रिलीव नहीं होता। तो प्लीज़ नोट रखिएगा कि ये सिम्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कि काफ़ी परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में हार्ट अटैक या एंजाइना के पेन के साथ कोरिलेट करता है। तो इस तरह के जब भी डाउटफुल सिम्टम्स होते हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक डॉक्टर से कनेक्ट करके अपना चेकअप कराइए और उसके अकॉर्डिंग जो भी डॉक्टर की एडवाइस है वो फॉलो करिए। सिम्टम्स के बाद बात आती है टेस्ट की। तो टेस्ट में कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ को पता करने के लिए कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि ईसीजी होता है, इको होता है, एक्सरसाइज वाला ईसीजी होता है जिसको कि हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं। इसी के साथ एक्सरसाइज करके हम इको भी कर सकते हैं जिसको कि एक्सरसाइज इको कहते हैं। और फिर कुछ इसके आगे के सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होते हैं जैसे कि स्ट्रेस थैलियम होता है, सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी होता है। तो प्लीज़ रिमेंबर कि जनरल पॉपुलेशन को अपने आप से इस तरह के टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स लगते हैं या आप अपने हार्ट के हेल्थ की जांच कराना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले किसी डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपके रिस्क फैक्टर्स का असेसमेंट करेगा, आपके सिम्टम्स का असेसमेंट करेगा, और बेस्ड ऑन दैट जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड टेस्ट हैं वो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब कर देगा। तो कोई बैटरी ऑफ टेस्ट ऐसे नहीं है जिनको कि आप करा लें और इससे आपको पता चल जाए कि आपको कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ है या नहीं है, क्योंकि टेस्ट का जो सेंसिटिविटी और स्पेसिसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, वेरी करती है। तो किसी भी टेस्ट को कराने से पहले आपको डॉक्टर का एक असेसमेंट या डॉक्टर का गाइडेंस लेना बहुत आवश्यक है। फाइनली, कुछ रिस्क स्कोर्स भी होते हैं जो कि हम लोग अपने पेशेंट्स में अप्लाई करते हैं, जिसमें कि हम पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री, उनके जो अंदर जो प्रेजेंस रिस्क फैक्टर्स का, उनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उनका स्मोकिंग की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, इन सब के बेसिस पर एक रिस्क निकालते हैं जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि आपको 10 ईयर्स में या ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ टाइम कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ होने का रिस्क कितना है। तो बेस्ड ऑन दैट रिस्क वी कैन सजेस्ट यू मेजर्स टू मॉडिफाई योर रिस्क फैक्टर्स to bring down the risk of your future events, and we can also suggest you healthier lifestyle. Finally,
लास्ट में मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि ये सब तो हो गया, लेकिन ये है कि यदि किसी को इसके होने की संभावना है या किसी के आपके नियर बाई फैमिली में यंग कॉर्नियारी डिजीज़ है, तो हमें फ्यूचर इवेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं कि जो हमारे मॉडिफाइबल कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं हम उन्हें कंट्रोल करके रखें। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं और हमें रेगुलरली इनके लिए जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स वो फॉलो करते रहना चाहिए और एक रेगुलर इंटरवल पे इनके टेस्ट कराते रहना चाहिए ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हमारे रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में है या नहीं। सेकेंडली, हमें एक हेल्दी फिजिकल एक्टिविटीज़ का शेड्यूल बनाना चाहिए। यूजुअली 30 to 45 मिनट्स पर डे हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अराउंड 150 to 200 मिनट्स पर वीक कोई भी एरोबिक एक्टिविटी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम अपना माइंड मेकअप करें किसी फिजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट करने का, तो हमें बहुत ग्रेजुअल रहना है। हम डे 1 से 30-45 मिनट्स टारगेट नहीं करें यदि हम पहले से अकस्टम्ड नहीं रहे हैं। याद रखिएगा कि अनअकस्टम्ड एक्टिविटीज़ भी एक ट्रिगर होता है प्लाक रप्चर का, और ये सडन कार्डिक इवेंट्स या हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। तो कभी भी आप कोई भी एक्टिविटीज़ करें, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद एक ग्रेजुअल वे में वीक 10 डेज 2 वीक्स का गैप देने के बाद अपनी ग्रेजुअली इंटेंसिटी बढ़ाइए एंड उसके बाद आप अपने जो डिज़ायर्ड टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचिए। थर्ड थिंग है कि जो आप अपनी डाइट लेते हैं वो बैलेंस डाइट का सेवन करें। जो जंक फूड्स हैं, रिफाइंड शुगर्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इन 3 चीज़ों से हमें थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना हमारे डेली एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है उतना ही लें, ओवर ईटिंग, बिंज ईटिंग से बचें। फाइनली, अगर हमें कभी भी इस तरह के कोई सिम्टम्स महसूस होते हैं या कोई सडन ऑनसेट सिम्टम्स होते हैं, चेस्ट पेन होता है, पसीना आता है, कोल्ड स्वेट्स होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टाइम इज़ मसल, यानी कि यदि हम टाइम रहते अपने सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर लें तो शायद हम किसी मेजर इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी से बच सकते हैं। और आज की डेट में याद रखिएगा कि हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट काफ़ी एडवांस्ड हो गया है और हम लोग यूजुअली अगर हम प्रॉपरली टाइम से पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम आपके हार्ट में होने वाले डैमेज को बचा सकते हैं और शायद आपकी लाइफ को बचा सकते हैं। लेकिन टाइम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मेजर है। प्रॉब्लम्स तब आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस तब होते हैं जब आप लेट प्रेजेंट करते हैं हमारे पास। तो जो इनिशियल फ्यू आवर्स होते हैं हार्ट अटैक होने के बाद, जो इनिशियल 6 से 12 घंटे का टाइम होता है, ये विंडो पीरियड कहलाता है, और जो पहले 1 से 2 घंटे का पीरियड होता है ये गोल्डन आवर्स कहलाता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप टाइमली अपने सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करिए, इग्नोर मत करिए, और जो भी नियर बाई मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ जाकर अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। तो बेसिकली इन नटशेल जो यंग कॉर्नियारी डिजीज़ है ये एक प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है जिससे कि आई थिंक हम सबको इसके बारे में अवेयर रहने की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम काफ़ी एक्सटेंड तक शायद इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सिर्फ हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है, अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, और डॉक्टर की जो एडवाइस है वो रेगुलर इंटरवल पर हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। थैंक यू। सो महेश जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच डोज ऑफ एस्पिरिन एंड स्टैटिन टेक्स ड्यूरिंग एक्यूट एंजाइना अटैक। देखिए, यदि कोई नॉन हार्ट पेशेंट है तो उनके प्रिस्क्रिप्शन में एस्पिरिन और स्टैटिन्स यूजुअली रहते हैं, तो उन्हें इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए नाइट्रोग्लिसरीन या सॉर्बिट्रेट के नाम से जो टैबलेट आती है ये आप जीभ के नीचे चूसने के लिए, या नाइट्रोग्लिसरीन का स्प्रे आता है ये आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हार्ट अटैक कभी भी अनस्टेबल हो सकता है, तो बिना 1 मिनट गवाए यदि आपको एंजाइना का पेन हो रहा है तो आपको नियर बाई मेडिकल फैसिलिटी में लेकर पहुंचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कभी हार्ट अटैक होने वाला हो या हार्ट अटैक चल रहा हो और उसके साथ कोई हार्ट की धड़कन एकदम से बिगड़ने वाली हो, ब्लड प्रेशर कम होने वाला हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। यदि हमें किसी को डाउट है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो रहे हैं तो हमें तुरंत पेशेंट को नियर बाई इमरजेंसी में लेकर जाना है। यदि घर पर सॉर्बिट्रेट की टैबलेट है तो हम पेन रिलीफ के लिए दे सकते हैं। यदि घर पर डिस्प्रिन की टैबलेट है तो हम 350 मिलीग्राम की डिस्प्रिन की गोली पानी में घोलकर मरीज को पिला सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, 1 भी मिनट हमें व्यर्थ नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन है, इज जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व इन सीएटी। यस, मैंने बात भी की जो इंडियन जीनोटाइप की, तो हमारे यहाँ जो खास तौर से जो इंडियन जीनोटाइप है वो काफ़ी हद तक एथेरोस्क्लेरोसिस और एक्सीडेंट एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ जुड़ा हुआ है।
तो याद रखिएगा कि जो कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ है एक पॉलीफैक्टोरियल या मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ रहती है। इसमें 1:1 फैक्टर्स वर्क नहीं करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स साथ में मिलकर एक रिस्क डिटरमाइन करते हैं और बेस्ड ऑन दैट रिस्क जो पेशेंट के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस का एक्सप्रेशन होना है वो होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके फैमिली में किसी को हिस्ट्री है तो आपको भी कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ हो ही जाएगा, बट यस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री मैच्योर कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ यानी कि पुरुषों में 55 साल एंड महिलाओं में 65 साल से नीचे अगर किसी को है कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ की हिस्ट्री, तो आप डेफिनेटली बाकी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में रिस्क पर हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि गैस से हार्ट पर इफेक्ट होता है। देखिए, हम लोग भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गैस का दर्द है या एंजाइना का दर्द है। तो मेरा मानना ये है कि यदि कोई 40 वर्ष या उससे अधिक का इंसान है जिनको कि बार बार गैस के सिम्टम्स हो रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि छाती में गैस बार बार फंस जाती है, डकार नहीं आती है, तो प्लीज़ मेरी जो पहली डिफरेंशियल होती है इस तरह के पेशेंट्स में, वो मैं कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ लेकर चलता हूँ। एक बार जब हम उनके टेस्ट करके उनमें रूल आउट कर लेते हैं कि इनको कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ नहीं है, तभी हम मानते हैं कि हाँ, ये शायद इनको गैस की प्रॉब्लम है। मैंने बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल देखा है, इवन कुछ जिनमें से डॉक्टर्स भी थे जिनको कि ये सिम्टम्स हुए और उन्होंने इनिशियली उसे गैस का दर्द समझ के इग्नोर किया और बाद में पता चला कि ये तो हार्ट का पेन था। तो गैस का पेन कभी भी इग्नोर मत करिए, पहले आप इसका टेस्ट कराइए कि कहीं ये हार्ट अटैक या हार्ट का पेन तो नहीं हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेस्ट पेन एंड हार्ट पेन। चेस्ट पेन और हार्ट पेन बहुत अधिक फर्क नहीं है। यूजुअली जो छाती का हिस्सा है वो हम चेस्ट कहते हैं, और हार्ट का जो पेन होता है उसमें हार्ट के अंदर जो नर्व एंडिंग्स रहती हैं उनमें लोकलाइजेशन की पावर नहीं होती। तो हार्ट, हमें पता है कि हमारा हार्ट छाती के लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन जो हार्ट का पेन होता है ये लेफ्ट साइड में ज़रूरी नहीं है कि ये हो, क्योंकि जो नर्व एंडिंग्स जो हार्ट से पेन के सिम्टम्स को लेकर जाती हैं वो पूरे चेस्ट पे रिप्रेजेंट करती हैं। तो चेस्ट का पेन हार्ट का पेन हो सकता है, हर चेस्ट का पेन हार्ट का पेन नहीं होता, लेकिन हाँ, जो हार्ट का पेन है वो चेस्ट में बाएं तरफ भी हो सकता है, दाएं तरफ भी हो सकता है, गर्दन में भी हो सकता है, जबड़े के निचले हिस्से में भी हो सकता है, शोल्डर्स में भी हो सकता है, आर्म्स में भी हो सकता है, बैक में भी हो सकता है। तो ये याद रखने की बात है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हार्ट से होने वाला एंजाइना का पेन है वो लेफ्ट साइड ही हो। थैंक यू।